नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है अभय सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। फ्रेंड्स, आज हम वीकली करंट अफेयर्स जो कि 31 अगस्त 2025 से 6 सितंबर 2025 तक की जो करंट अफेयर्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। इसमें हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस हफ्ते में हुए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे तथा उससे रिलेटेड पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे जो आपको किसी न किसी एग्जाम में एमसीक्यू के माध्यम से सफलता प्रदान करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में दरों को युक्ति संगत बनाने के लिए क्या संरचना अपनाई गई है, अर्थात कितने स्लैब लिए गए हैं 56वीं बैठक में? एक स्लैब, दो स्लैब, तीन स्लैब, चार स्लैब? इसका सही जवाब है दो स्लैब। आप सभी को पता होगा फ्रेंड्स कि हाल ही में जीएसटी की 56वीं बैठक काउंसिल की हुई थी, जिसमें दो स्लैब की जो संरचना है वह अपनाई गई है। ये दो स्लैब वाले सिस्टम में 5% और 18% की जो जीएसटी है उसको लिया गया है तथा 12% और 28% की जो जीएसटी दर थी उसको हटा दी गई है। जो सिन प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे टोबैको, अल्कोहल, सिगरेट्स, उन पे जो दरें लगेंगी वह 40% लगेंगी। इसके अतिरिक्त जो लग्जरी गुड्स होते हैं उन पे भी जो दरें लगेंगी जीएसटी की वह 40% लगेंगी। साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, साइकिल, रसोई के बर्तन, जो आमतौर पर इस्तेमाल रोज़मर्रा के सामान है, उन वस्तुओं पर जो जीएसटी कर है, उसे 5% पे कर दिया गया है। पहले इन पे 12% जीएसटी दर लगती थी। दूध, पनीर, रोटी, चपाती, पराठे, खाने जैसी आवश्यक वस्तुएं जो होती है, उनको जीएसटी करों से मुक्त कर दिया गया है। बहुत अच्छा कदम है ये। चिकित्सा राहत में 33 जीवन रक्षक दवाओं और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम जो होते हैं उन पे भी जीएसटी छूट हटा दी गई है। जीएसटी जो है वो हटा दी गई है अर्थात छूट प्रदान की गई है। एसी, टीवी, डिशवाशर जैसी सफेद वस्तुएं, मतलब जो कि हम लोग रोजमर्रा में कभी ना कभी यूज करते हैं एंटरटेनमेंट के लिए या अपनी सुविधा के लिए, उसमें जो जीएसटी है वह 28% से घटाकर 18% कर दी गई है। छोटी कारें, 350 सीसी तक की दो पहिया वाहन और बस, ट्रक, ऑटो पार्ट्स पर जीएसटी कर जो है वह 18% कर दिया गया है। सीमेंट, निर्माण सामग्री जैसे जो हैं उन पे जीएसटी कर जो है वह 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है, जिससे आवास की लागत में कमी आएगी। कृषि को लाभ पहुंचाने हेतु ट्रैक्टर, सिंचाई उपकरण और जैव कीटनाशकों पर जो जीएसटी प्रतिशत पहले 12% लगा करता था, उसको भी घटाकर 5% किया गया है। वस्त्र उद्योग में मानव निर्मित रेशे पर जीएसटी की जो दर थी वह 18% थी, उसको घटाकर 5% कर दिया गया है। जिम, सैलून, नाई, योग, होटल में ठहरने जैसी सुविधाओं पर कर घटाकर 5% कर दिया गया है। अच्छा, विलासिता वाली जो वस्तुएं होती हैं या पान मसाला, तंबाकू, ड्रिंक जो व्यतीत पे है, नौकाएं, लग्जरी कार, इन पे जो जीएसटी कर है वह 40% कर दी गई है। कुल मिला के जीएसटी दर की जो कम है, जीएसटी दर है सभी वस्तुओं पे, मैं 98% वस्तुओं पे उसको कम किया गया है। क्यों कम किया गया है कि जब जीएसटी दर कम होगी तो सामान सस्ता होगा। जब सामान सस्ता होगा तो लोग उसको खरीदने के लिए प्रोत्साहित होंगे और उसका उपयोग कर सकेंगे। इससे लोगों की जेब पे कम लोड आएगा और वो अधिक से अधिक उपयोग करेंगे। इससे जब ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग होगा देश में, तो देश की जो जीडीपी है उसको भी वृद्धि मिलेगी। देश की जीडीपी भी वृद्धि होगी। जीएसटी कर दर कम करने से जो भारत सरकार का नुकसान है वह जीडीपी बढ़ने से, जो बाद में इनकम टैक्स के रूप में लोगों के थ्रू या जैसे कॉर्पोरेट टैक्स के थ्रू लोगों के भारत सरकार के पास जाएगा, वह उसको कवर वहां से करेंगे और भारत की जीडीपी भी वृद्धि की बढ़ेगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अच्छा, एक बात तो बताना चाह रहा था कि ये जो जीएसटी दरें हैं यह 22 सितंबर से शुरू होंगी, जो नवरात्र का पहला दिन पड़ रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कौन सी नीति भारत के पहले राष्ट्रीय बायो फ्रेंडली नेटवर्क 2025 के शुभारंभ से जुड़ी है? आपके ऑप्शंस हैं बायो ई3 पॉलिसी,
हरित विकास मिशन, ग्रीन ग्रोथ मिशन, राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी, मेक इन इंडिया। आपके और इसका सही जवाब है बायो ई3 नीति, बायो ई3 पॉलिसी। भारत ने 27 अगस्त 2025 को अपना पहला राष्ट्रीय बायोफंडेड नेटवर्क लॉन्च किया है। इसकी शुरुआत विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा की गई है। फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट्स मैं आपको बताते जा रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा, आपके काम आएंगे। यह शॉर्ट में आपको हर पॉइंट गिनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि इससे कोई एमसीक्यू आए तो आप उसका जवाब आसानी से दे सकें। यह पहल 2024 में स्वीकृत बायो इथी नीति का हिस्सा है, बायो इथी पॉलिसी का। शुरुआत में नेटवर्क में ICGEB, NABI और THSTI सहित 21 सुविधाएं शामिल हैं। यह कृषि, बायोफार्मा, खाद्य और जैव ऊर्जा में जैव विनिर्माण पर केंद्रित है, अर्थात मैन्युफैक्चरिंग पर। यह कार्यक्रम स्टार्टअप, MSME, उद्योग और शैक्षणिक संस्थाओं का समर्थन करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 16वीं शताब्दी के वृंदावनी वस्त्र भारत में किस वर्ष में प्रदर्शित किए जाएंगे? आपके ऑप्शंस हैं 2025, 2027, 2028, 2026। इसका सही जवाब है 2027। 16वीं शताब्दी के वृंदावनी वस्त्र 2027 में असम में प्रदर्शित किए जाएंगे। इसे श्रीमंत शंकर देव ने श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं को दर्शाते हुए बुना है। ब्रिटिश संग्रहालय वर्तमान में इस वस्त्र को संरक्षित करता है, जिसकी लंबाई 9.5 मीटर है। प्रदर्शनी के लिए सुरक्षा पर्यावरण मानकों के साथ एक आधुनिक संग्रहालय का निर्माण भी किया गया है। यह असम की वैष्णव विरासत, रेशम कला और सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक स्तर पर दर्शाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नई दिल्ली में ब्रिक्स CI हेल्थ केयर शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता किसने की? आपके ऑप्शन हैं श्री नरेंद्र मोदी, श्री मनसुख मांडविया, श्री प्रताप राव जाधव, श्री रावजी चंद्रशेखर। इसका सही जवाब है श्री प्रताप राव जाधव। भारत ने 27 अगस्त 2025 को अपना पहला राष्ट्रीय बायोफंडेड नेटवर्क लॉन्च किया है। परंपरा और नवाचार को जोड़ने इसका विषय है, अर्थात इसका थीम है ब्रिजिंग ट्रेडिशंस एंड इनोवेशंस, तथा यह आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा पर प्रकाश डालता है। शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स सहयोग, आयुष ट्रेड, इनोवेशन और सस्टेनेबल ग्रोथ पर बात की जाएगी। तो हमें क्या पता है यहाँ पे ब्रिक्स CCI हेल्थ केयर समिट जो है, इसकी जो अध्यक्षता है वह प्रताप राव जाधव जी करेंगे, और इसका थीम है ब्रिजिंग ट्रेडिशन एंड इनोवेशन। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? आपके ऑप्शंस हैं प्रगति मैदान, भारत मंडपम, विज्ञान भवन, यशोभूमि। इसका सही जवाब है यशोभूमि। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2 सितंबर 2025 को सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया। कब किया? 2 सितंबर 2025 को। यह जो उद्घाटन है यह यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम का थीम था बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस फॉर इंडिया। फ्रेंड्स, थीम हमेशा याद करके रखिए, पूछा जा सकता है। इसमें 50 से अधिक CXO और 350 प्रदर्शकों के साथ 33 देशों ने भाग लिया था। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन में सेमी के सह आयोजक के रूप में इसमें कार्यक्रम का नेतृत्व किया था। भारत ने पहले ही 10 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं में $18 बिलियन के निवेश को आकर्षित किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किन संगठन ने कृषि खाद्य स्टार्टअप के लिए 2025 में भारतीय पहल की शुरुआत की है? आपके ऑप्शंस हैं नाबार्ड, APDA, FSSAI, ICAR। इसका सही जवाब है APEDA। भारतीय का अर्थ है भारतीय कृषि प्रौद्योगिकी लचीलापन उन्नति और ऊष्मा केंद्र। इसको हम इंग्लिश में बोलें तो इसका ये है भारत हब फॉर एग्रीटेक, रिसिलियंस, एडवांसमेंट एंड इंक्यूबेशन भारती। ये पूछा जा सकता है। इसे
वाणिज्य मंत्रालय के तहत APEDA द्वारा 2025 में लॉन्च किया गया है। इस पहल का उद्देश्य 100 कृषि पदार्थ खाद्य स्टार्टअप को सशक्त बनाना और निर्यात को बढ़ावा देना है। अच्छा, इसने 2030 तक $50 बिलियन की कृषि खाद्य निर्यात का लक्ष्य रखा है। मतलब ये बहुत ही कहना चाहिए एक बड़ा टारगेट है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कौन सी नीति भारत के पहले राष्ट्रीय बायोफुएल नेटवर्क 2025 के शुभारंभ से जुड़ी? क्षमा चाहता हूँ। भारत की ग्लोबल पीस इंडेक्स में क्या रैंकिंग है? इसका सही जवाब है 115। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग 115वें है। कितने देशों में? 163 देशों में। अच्छा, ये ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 है, यह इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस से द्वारा रिलीज किया गया है। तो हम फ्रेंड्स यहाँ पे एक बात याद रख लें कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 यह इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया गया है। ये यहाँ से MCQ बनेगा। अच्छा, भारत की रैंकिंग इसमें क्या है? 115। भारत ने अपने पड़ोसी देशों बांग्लादेश में जिसकी रैंकिंग 123वें स्थान पर है, पाकिस्तान देश की रैंकिंग 144 और अफगानिस्तान 198वें स्थान पर है, से बेहतर प्रदर्शन किया है। वो तो है ही, बनता ही है। अच्छा, इस रैंकिंग में आइसलैंड जो है वह 100 से टॉप पे है और वह 18 सालों से इसमें टॉप कर रहा है। वह दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बोला गया है। यह सूचकांक जो है यह संघर्ष, सुरक्षा और मिलिट्रियाइजेशन अर्थात सैनिकरण सहित 23 संकेतों के माध्यम से शांति को मापता है। 2025 में भारत का GPI स्कोर जो था वो था 2.229 और 2023 में यह भारत 126वें स्थान पर था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत के कृषि खाद्य निर्यात को मजबूत करने के लिए किस संगठन ने भारतीय पहल शुरू की है? ये फ्रेंड्स मैंने आपसे थोड़ी देर पहले ही पूछा था, इसका सही जवाब है APEDA। अच्छा, APEDA का फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स? तो APEDA का फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसी ने भारतीय इनिशिएटिव लॉन्च किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किस संस्था के सहयोग से आदिवाणी का शुभारंभ किया है? एम्स दिल्ली, IIT दिल्ली, IIM अहमदाबाद, इसरो। इसका सही जवाब है एम्स दिल्ली। आदिवाणी आदिवासी भाषाओं के लिए भारत का पहला AI आधारित अनुवादक है। फ्रेंड्स थोड़ा सा याद कर लीजिए, ये पूछा जा सकता है। इसे IIT दिल्ली द्वारा बनाया गया है। इसका बीटा संस्करण में संताली भाषा, भिल्ली भाषा, मुंडारी भाषा और गोंडी भाषाएं शामिल हैं। यह नो लैंग्वेज लेफ्ट बिहाइंड और इंडिक ट्रांस 2 AI मॉडल पर काम करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में 20वीं वैश्विक स्थिरता शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? आपके ऑप्शंस हैं मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली, हैदराबाद। इसका सही जवाब है नई दिल्ली। 20वां ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी समिट जो है वह नई दिल्ली में आयोजित किया गया और यह किसके द्वारा किया गया? यह CII के द्वारा किया गया, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। इसका थीम था री इमेजिनिंग सस्टेनेबिलिटी, रिसिलियंट, रीजनरेटिव एंड रेस्पॉन्सिबल। फ्रेंड्स थीम याद कर लिया करिए। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इस समिट का थीम था किसका? ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी समिट 2025 में जो ऑर्गेनाइज किया गया है उसका थीम है री इमेजिनिंग सस्टेनेबिलिटी, रिजिलियंट, रीजनरेटिव एंड रेस्पॉन्सिबल। इसमें विकास और पर्यावरण प्रबंधन के बीच संतुलन बनाने के लिए भारत के नेतृत्व पर ध्यान केंद्रित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। राष्ट्रीय आयुष मिशन और क्षमता निर्माण पर विभागीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? आपके ऑप्शंस हैं प्रताप राव जाधव, राजेश कोटचा, VK पॉल, मनसुख मांडविया। इसका सही जवाब है प्रताप राव जाधव। केंद्रीय आयुष मंत्री स्वतंत्र प्रभार में जो है श्री प्रताप राव जाधव, उन्होंने नई दिल्ली में AIIA में शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में
आयुष क्षेत्र में वित्तीय, मानव संसाधन, बुनियादी ढांचे और डिजिटल क्षमता निर्माण पर चर्चा की गई थी। इसमें किफायती स्वास्थ्य सेवा, आधुनिक स्वास्थ्य प्रणालियों के साथ एकीकरण में NAM की भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 26वें शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? आपके ऑप्शंस हैं अस्ताना, तियानजिन, दुशानबे, ताशकंद। इसका सही जवाब है तियानजिन। 26वें एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 31 अगस्त को चीन के तियानजिन में आयोजित किया गया था। इसमें 10 सदस्य देशों के नेताओं ने भाग लिया था। अच्छा, इस एससीओ समिट का थीम था अपहोल्डिंग द शंघाई स्पिरिट। इसे आप याद कर लीजिएगा। एससीओ ने सुरक्षा, आर्थिक, वैश्विक शासन के मुद्दों पर को संबोधित करते हुए तियानजिन घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस बार का जो एससीओ समिट था वो बहुत सारे कारणों से इंपॉर्टेंट था। इस शिखर सम्मेलन में एससीओ को वैश्विक दक्षिण और बहुद्वीपीय व्यवस्था के नेता के रूप में भी प्रस्तुत किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। LIC ने 2025 में सरकार को कितना लाभांश दिया है? आपके ऑप्शन हैं 8,210 करोड़, 9,500 करोड़, 6,521 करोड़, 7,324 करोड़। इसका सही जवाब है 7,324 करोड़। LIC ने वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण को 7,324 करोड़ का लाभांश सौंपा है। LIC ने 57 लाख करोड़ की संपत्ति के साथ फाइनेंशियल ईयर 26 के Q1 में 10,985 करोड़ का लाभ अर्जित किया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सात्विक साईराज, रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने किस स्पर्धा में भारत के लिए पदक पक्का किया है? आपके ऑप्शन हैं एशियाई खेल, ओलंपिक, थॉमस कप, वर्ल्ड चैंपियनशिप। इसका सही जवाब है वर्ल्ड चैंपियनशिप। सात्विक चिराग ने मलेशिया के ओलंपिक पदक विजेताओं को हराकर पेरिस BWF विश्व चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। AQLI 2025 रिपोर्ट किस संस्था द्वारा तैयार की गई थी? आपके ऑप्शन हैं WHO, EPIC शिकागो, UNEP, नीति आयोग। इसका सही जवाब है EPIC शिकागो। AQLI 2025 रिपोर्ट ने वायु प्रदूषण को भारत की सबसे बड़ी चुनौती बताया है। वायु प्रदूषण राष्ट्रीय स्तर पर भारत की औसत जीवन प्रत्याशा जो एक्सपेक्टेंसी है उसको 3.5 साल से कम करता है, अर्थात किसी भी आदमी के 3.5 साल वायु प्रदूषण के कारण कम हो जाते हैं। दिल्ली NCR के निवासियों की आयु 8 वर्ष तक कम हो जाती है वायु प्रदूषण के कारण, जो वैश्विक शहरों में सबसे खराब है। बिहार, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में क्रमशः 5 साल, लगभग 5 से 5.5 साल वायु प्रदूषण के कारण लोगों की जो उम्र है वो कम होती है। उत्तरी भारत दुनिया का सबसे प्रदूषित क्षेत्र है इस इंडेक्स के अनुसार। चौंकाने वाली बात यह है कि 46% भारतीय ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जो भारत के अपने कमजोर मानकों से भी अधिक है। दक्षिण एशिया बिगड़ते PM 2.5 रुझानों के साथ दुनिया का सबसे प्रदूषित क्षेत्र बना हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। NIRF 2025 समग्र रैंकिंग में कौन सी संस्था शीर्ष पर है? आपके ऑप्शन हैं IIT दिल्ली, IISc बेंगलुरु, IIT मद्रास, JNU दिल्ली। इसका सही जवाब है IIT मद्रास। IIT मद्रास लगातार 7वें वर्ष NIRF 2025 की समग्र श्रेणी में शीर्ष पर है। IISc बेंगलुरु ने विद्यालयों और शोध श्रेणियों में नेतृत्व किया है, अर्थात वह टॉप पे रहा है। एम्स दिल्ली जो है वो रैंकिंग में लगातार 8वें वर्ष चिकित्सा श्रेणी में सबसे टॉप पर रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं।
किस राज्य ने महिला महिला उद्यमियों को समर्थन देने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू को मंजूरी दी है? आपके ऑप्शंस हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। इसका सही जवाब है बिहार। बिहार कैबिनेट ने 29 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को मंजूरी हाल ही में दी है। इसमें प्रत्येक परिवार की एक महिला को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण अर्थात डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से प्रारंभिक सहायता के रूप में 10,000 रुपये मिलेंगे। यह 6 महीने बाद सफल महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी मिल सकती है। इस योजना का प्रबंधन ग्रामीण विकास विभाग द्वारा शहरी विकास विभाग के सहयोग से किया जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इंदौर मध्य प्रदेश का पहला शहर बन गया है जिसने कौन सा प्रमाणन प्राप्त किया है? आपके ऑप्शंस हैं IGBC प्लैटिनम, ISO 14001, लीड गोल्ड या ब्रियाम। इसका सही जवाब है IGBC प्लैटिनम। 6 महीने के मूल्यांकन के बाद इंदौर को CCI और IGBC ग्रीन सिटी द्वारा प्लैटिनम सर्टिफिकेशन दिया गया है। जल संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन अर्थात कछार प्रबंधन, ई-गवर्नेंस और हरित आवरण विस्तार इसमें शामिल थे। इंदौर, राजकोट, पुणे, पिपरी चिंदवाड़ा के साथ भारत में प्लैटिनम प्रमाणित शहरों में शामिल हो चुका है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सितंबर 2025 में बिहार राज्य जीविका निधि शाक्य सहकारी संघ लिमिटेड की शुरुआत किसने की? आपके ऑप्शंस हैं श्री नरेंद्र मोदी, श्री नीतीश कुमार, श्री अमित शाह, श्रीमती निर्मला सीतारमन। इसका सही जवाब है श्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए बिहार राज्य आजीविका मिशन निधि का शुभारंभ किया है। यह SSG अर्थात सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को पहले ही ली जाने वाली 18 से 24 ब्याज दरों की तुलना में कम दरों में ऋण प्रदान करेगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। आंध्र प्रदेश की किस नदी के पुनरुद्धार के लिए ऑपरेशन स्वर्ण शुरू किया गया है? गोदावरी, कृष्णा, पेन्ना, स्वर्णमुखी। इसका सही जवाब है स्वर्णमुखी। TUDA ने 130 किलोमीटर लंबी स्वर्णमुखी नदी के जीर्णोद्धार के लिए ऑपरेशन स्वर्ण शुरू किया है। परियोजना अतिक्रमण हटाती है, प्रवाह बहाल करती है और पारिस्थितिक और पर्यटन को विकास को बढ़ावा देती है। यह जो स्वर्ण कमल नदी है यह पकाला के पास से निकलती है और त्रिपुटी क्षेत्र से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिलती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। दक्षिण पश्चिमी घाट में किस दुर्लभ ड्रैगनफ्लाई प्रजाति की पुनः पुष्टि की गई है? क्रोकोथेमियस सविलिया, क्रोकोथेमियस एरिथ्रा, न्यूरोथेमियस फुलविया, पेंटेला फेलरसेंसेस। इसका सही जवाब है क्रोकोथेमियस एरिथ्रिया। कलिश सदाशिवन द्वारा उच्च ऊंचाई वाले पश्चिमी घाटों में क्रोकोथेमियस एरिथ्रिया की पुनः खोज की गई है। यह प्रजाति पेलिस्टनियो हिमयुग के दौरान आई और क्रोकोथेमियस सविलिया के साथ अस्तित्व करती थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कौन सा भारतीय एनजीओ रेमन मैगसेस 2025 जीतने वाला पहला एनजीओ बन गया है? आपके ऑप्शंस हैं प्रथम स्माइल फाउंडेशन, एजुकेट गर्ल्स, अक्षय पात्र। इसका सही जवाब है एजुकेट गर्ल्स। सुफीना हुसैन द्वारा 2007 से स्थापित एजुकेट गर्ल्स एनजीओ 2025 में रेमन मैग्सेस पुरस्कार जीता है। यह एशिया का जो रेमन मैग्सेस पुरस्कार है यह एशिया का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। अच्छा, यह जो एनजीओ है यह ग्रामीण लड़कियों की शिक्षा सुनिश्चित करता है और गरीबी दूर करने में उनकी मदद करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। खान मंत्रालय ने नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? रजित पुहानी, पीयूष गोयल, TCA कल्याणी, रवि कनन। इसका सही जवाब है पीयूष गोयल।
1994 बैच के आईएएस अधिकारी पीयूष गोयल को सितंबर 2025 में खान सचिव बनाया गया है, अर्थात माइन के सेक्रेटरी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2025 में एफएसएसएआई के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं रंजीत पुहानी, पीयूष गोयल, टीसीए कल्याणी, रवि कनन। इसका सही जवाब है रंजीत पुहानी। 1991 बैच के आईएएस अधिकारी रंजीत पुहानी एफएसएआई के नए सीईओ बने हैं। अच्छा, इससे पहले वो जीएसटी, पेंशन और संसद टीवी में रह चुके हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2025 में 29वें कंट्रोलर और जनरल अकाउंट्स ऑफ इंडिया सीजीए के रूप में किसे पदभार मिला है? आपके ऑप्शंस हैं पीयूष गोयल, रंजीत पुहानी, रवि कनन, टीसीए कल्याणी। इसका सही जवाब है टीसीए कल्याणी। 1991 बैच के आईएएस अधिकारी आईसीएएस अधिकारी टीसीए कल्याणी को 34 साल की सेवा के बाद 29वें सीजीए के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। युद्ध अभ्यास 2025 का 21वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? आपके ऑप्शंस हैं राजस्थान, मेघालय, अलास्का, अरुणाचल प्रदेश। इसका सही जवाब है अलास्का। युद्ध अभ्यास 2025 अलास्का के फोर्ट वेनराइट में 1 से 14 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है। भारत की तरफ से मद्रास रेजिमेंट और अमेरिका सेना की तरफ से आर्टिक बोल्स ब्रिगेड ने इसमें भाग लिया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। मैत्री 14 का 14वां संस्करण 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? आपके ऑप्शंस हैं टाक प्रांत में, राजस्थान में, उमरोई में, बैंकॉक में। इसका सही जवाब है उमरोई में। मैत्री 14 1 सितंबर 2025 को उमरोई मेघालय में शुरू हुआ और यह 14 सितंबर तक चलेगा। 2006 में शुरू हुआ यह अभ्यास संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत अंतर संचालनीयता और आतंकवाद रोधी अभियानों को बढ़ाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय सेना ने 2025 में युद्ध कौशल 3.0 अभ्यास कहाँ आयोजित किया था? आपके ऑप्शंस हैं कामेंग, सिक्किम, लद्दाख, राजस्थान। इसका सही जवाब है कामेंग। युद्ध कौशल 3.0 का आयोजन गजराव स्क्वाड की निगरानी में अरुणाचल प्रदेश के कामेंग क्षेत्र में किया गया है। इसमें ड्रोन, सटीक हमले, आर्सेनी प्लेटून और हवाई तटीय ऑपरेशन शामिल थे। इस अभ्यास में आत्मनिर्भर भारत के नवाचारों और सेना आईटीबीपी संयुक्त अभ्यास अचूक प्रहार का प्रदर्शन किया गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पीएसए मुंबई चरण 2 विस्तार के बाद भारत का सबसे बड़ा कंटेनर टर्मिनल किस बंदरगाह पर है? आपके ऑप्शन हैं मुंद्रा, जेएनपीए, वाइजाक, चेन्नई। इसका सही जवाब है जेएनपीए। जेएनपीए में पीएसए मुंबई टर्मिनल चरण 2 की क्षमता 4.8 मिलियन टीयू तक बढ़ाई गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री वोंग द्वारा इसका उद्घाटन हाल ही में किया गया था। जेएनपीए का फुल फॉर्म है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। यूपीएस अर्थात यूनिफाइड पेंशन स्कीम नियमों को आधिकारिक तौर पर कब तक अधिसूचित किया गया है? जनवरी 2025, मार्च 2025, अप्रैल 2025, सितंबर 2025। इसका सही जवाब है सितंबर 2025। एनपीएस के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूपीएस नियम 4 सितंबर 2025 को अधिसूचित किया जाएगा। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू हुई थी, जिसमें स्विच करने के लचीलेपन और 20 वर्षों के बाद सेवानिवृत्ति की सुविधा है। इसमें नियम पारदर्शी योगदान और कर्मचारी केंद्रित पेंशन सुधार सुनिश्चित करता है। यह आपको फ्रेंड्स शॉर्ट में बता दूं
तो भी एनपीएस स्कीम भारत सरकार द्वारा लाई गई थी, जो पहले पेंशन मिलती थी उसकी जगह। अब सरकार एक नई स्कीम लाई है यूपीएस, जिसमें एक जो एनपीएस थी वो मार्केट से रिलेटेड आपके जो भी पैसा काटा जाता था, उसमें मार्केट से रिलेटेड जो भी आपका फिर बढ़ा है पैसा, उस हिसाब से आपको पेंशन देगी। यूपीएस में एक फिक्स्ड पेंशन आपको दी जाएगी, और सरकार ने यह छूट दी है कि आप एनपीएस भी ऑप्ट कर सकते हो और यूपीएस भी ऑप्ट कर सकते हो। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। यूआईडीएआई ने अगस्त 2025 तक कितने आधार प्रमाणीकरण दर्ज किए हैं? आपके ऑप्शन है 121 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़, 221 करोड़। इसका सही जवाब है 221 करोड़। यूआईडीएआई ने अगस्त में 221 करोड़ आधार प्रमाणीकरण दर्ज किए हैं, जिसमें डिजिटल गवर्नेंस का विस्तार हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस देश ने मार्च 2026 से कक्षाओं में फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का कानून पारित किया है? जापान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, नीदरलैंड। इसका सही जवाब है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने छात्रों की लत और ध्यान भटकाने का हवाला देते हुए कक्षाओं में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह बहुत ही अच्छा कदम लिया गया है, जिससे बच्चों का ध्यान नहीं भटकेगा और वह पूर्ण रूप से एकाग्र होकर पढ़ाई कर सकेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत अफ्रीका व्यापार 2024-25 में किस मील के पत्थर को पार किया है? 100 बिलियन डॉलर, 150 बिलियन डॉलर, 50 बिलियन डॉलर, 75 बिलियन डॉलर। इसका सही जवाब है 100 बिलियन डॉलर। भारत अफ्रीका व्यापार 2024-25 में 100 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो 2019-20 के 56 बिलियन डॉलर से दुगना है। भारत ने 1996 से 75 बिलियन डॉलर का निवेश किया है, ऋण अनुदान छात्रवृत्ति प्रदान की है और जलवायु गठबंधन को समर्थन किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत ने 2025-26 में अफगान छात्रों के लिए कितनी ई छात्रवृत्ति की घोषणा की है? 500, 1000, 1500, 2000। इसका सही जवाब है 1000। भारत ने ई विद्या भारती पोर्टल के माध्यम से SSSAN के तहत अफगान नागरिकों के लिए 1000 रुपये छात्रवृत्ति की ई छात्रवृत्ति की घोषणा की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस देश ने 4 सितंबर 2025 को 26 अपपंजीकृत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया है? आपके ऑप्शन हैं भारत, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका। इसका सही जवाब है नेपाल। नेपाल ने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स जैसे 26 अपपंजीकृत प्लेटफॉर्मों पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेपाल की शर्त यह है कि इन प्लेटफॉर्मों को स्थानीय रूप से पंजीकृत होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2025 में पीएम मोदी को कौन से जापानी मंदिर के पुजारी ने धर्मा डॉल दी है? आपके ऑप्शन हैं सेंसोजी, कियोमिजी, तोईदाओजी, शोरिना जान। इसका सही जवाब है शोरिन जान। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शोरिन जान द्वारा दारुमा जी में रेवरेंड शेशी हिरोशी से दारुमा गुड़िया प्राप्त की है। यह दारुमा गुड़िया दृढ़ता का प्रतीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत की पहली MLFF टोल प्रणाली किस टोल प्लाजा पर शुरू की गई है? आपके ऑप्शन हैं घरौंदा, 84, पानीपत, वाशी। इसका सही जवाब है 84। MLF टोलिंग फास्टैग और नंबर प्लेट पहचान के उपयोग से आने वाली बाधाओं को दूर करता है। इसका पहला पायलट प्रोजेक्ट 84, जो कि गुजरात NH48 में पड़ता है, में शुरू किया गया था, और उसके बाद घरौंदा में शुरू किया गया है NH44 हरियाणा में। इससे भीड़-भाड़, ईंधन की खपत, उत्सर्जन में कमी आती है और टोल पारदर्शिता में सुधार आता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत की पहली टेम्पर्ड ग्लास निर्माण इकाई अगस्त 2025 में कहाँ उद्घाटित की गई है? आपके ऑप्शन हैं
नोएडा, पुणे, चेन्नई, सूरत। इसका सही जवाब है नोएडा। ऑप्टियम इलेक्ट्रॉनिक्स ने कॉर्निंग यूएसए के साथ मिलकर नोएडा में टेम्पर्ड ग्लास की एक फैक्ट्री खोली है। इसके पहले चरण में 70 करोड़ का निवेश किया जाएगा और 25 मिलियन यूनिट ऐसे टेम्पर्ड ग्लास बनाए जाएंगे जिससे 600 नौकरियां जनरेट की जाएंगी, मतलब 600 नौकरियां, 600 लोगों को नौकरियां मिलेंगी। यह जो है आत्मनिर्भर भारत का समर्थन करता है और भारत के 11.5 लाख करोड़ के इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र को बढ़ावा देता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते। इस संगठन ने प्रतिवर्ष 2 सितंबर को मनाए जाने वाले विश्व नारियल दिवस की शुरुआत की है। आपके ऑप्शंस हैं आईसीसी, एफएओ, यूएनडीपी, डब्ल्यूटीओ अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल कोकोनट काउंसिल, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका सही जवाब है अंतर्राष्ट्रीय नारियल समुदाय। अंतर्राष्ट्रीय नारियल समुदाय अर्थात अंतर्राष्ट्रीय नारियल दिवस, वर्ल्ड कोकोनट डे जो है इसे 2009 में बनाया गया था। किसके द्वारा? इंटरनेशनल कोकोनट काउंसिल द्वारा। कब? 1989 में। अच्छा, आईसीसी जो था वह 1969 में बना था। उसी ने वर्ल्ड कोकोनट डे की शुरुआत की थी जो है ना 2009 में। 2025 में भारत ने पौध सब्सिडी को 4 रुपए से बढ़ाकर 45 रुपए कर दिया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस मंत्रालय ने कपास एमएसपी खरीद के लिए कपास किसान ऐप लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं कृषि, वस्त्र, वाणिज्य, वित्त। इसका सही जवाब है वस्त्र। केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने 2 सितंबर 2025 को कपास किसान ऐप लॉन्च किया है। ऐप स्व पंजीकरण, स्लॉट बुकिंग, बहुभाषी पहुंच और रियल टाइम भुगतान ट्रैकिंग की सुविधा उपलब्ध कराता है। यह पारदर्शी कपास एमएसपी खरीद सुनिश्चित करता है और डिजिटल इंडिया के जो एक संगठित है उसको सहयोग करता है। चलिए अपने अगले प्रश्न पर आते हैं। किस मिशन में खनिज पुनर्चक्रण के लिए 1,500 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि योजना राशि शामिल की गई है? राष्ट्रीय खनिज नीति, राष्ट्रीय ऊर्जा खनिज मिशन, राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन, राष्ट्रीय खनिज विकास मिशन। इसका सही जवाब है राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन। कैबिनेट ने राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के तहत 1,500 करोड़ रुपए की रिसाइकलिंग योजना को मंजूरी दी है। यह खनिज पुनर्प्राप्ति के लिए ई कचरा, बैटरी स्क्रैप और उत्प्रेरक कन्वर्टर को लक्षित करता है। यह योजना 2025-31 तक चलेगी और एमएसएमई पर केंद्रित पूंजीगत व्यय और परिचालन व्यय सब्सिडी प्रदान करेगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस निकाय ने भर्ती प्रक्रियाओं हेतु उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की घोषणा की है? आपके ऑप्शंस हैं नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, एनसीईआरटी, यूपीएससी। इसका सही जवाब है यूपीएससी। हाल ही में यूपीएससी ने राज्य लोक सेवा आयोगों के साथ सर्वोत्तम प्रथाओं का दस्तावेजीकरण करने के लिए उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की है, अर्थात सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की घोषणा की गई है। यह मंच भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, नवाचार और दक्षता को बढ़ाएगा। प्रतिभा सेतु पहल योग्य उम्मीदवारों को वैकल्पिक अवसरों से भी जोड़ती है। फ्रेंड्स, यूपीएससी में अगर किसी का नहीं होता है, मान लीजिए मेंस में जाके भी, तो इस योजना के तहत अलग अलग एमएनसीज में आपका जो रेज्यूमे है वो जाएगा। तो जो कोई भी आदमी, बेसिकली जो कोई भी एप्लीकेंट है जिसका नहीं हुआ और वो उस कंपनी में, अब आज के डेट में क्या है, अगर आप तैयारी कर रहे हो, आपने 6 साल 7 साल निकाल दिए तैयारी करते, उसके बाद नहीं हुआ तो आगे का कुछ पता नहीं होता, पर आपने मान लीजिए मेंस तक पहुंचे हो, तो इस ऐप के माध्यम से आप अलग अलग एमएनसीज में आपका वो पहुंच जाएगा अगर आपका रजिस्ट्रेशन होगा तो। और फिर
वो आपके प्रतिभा के आधार पर कि हाँ आपने इंटरव्यू तक क्लियर किया है या आप इंटरव्यू तक पहुंचे हो या आपने मेंस तक पहुंचे हो, उसके आप आधार पर आपको नौकरी भी मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सितंबर 2025 से भारत में चांदी की हॉलमार्किंग के लिए कौन सी प्रणाली शुरू की गई है? यूआईडी, बीआईएस आईडी, सिल्वर आईडी, एचयूआईडी। इसका सही जवाब है एचयूआईडी। बीआईएस ने 1 सितंबर 2025 से स्वैच्छिक रूप से एचयूआईडी आधारित चांदी हॉलमार्किंग शुरू की है। यह डिजिटल सत्यापन, नई शुद्धता ग्रेड और उपभोक्ता सशक्तिकरण को सुनिश्चित करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। आरबीआई का घरेलू मुद्रास्फीति प्रतिशत सर्वेक्षण अर्थात इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउसहोल्ड सितंबर 2025 कितने शहरों को कवर कर रहा है? आपके ऑप्शंस हैं 12, 15, 19, 25। इसका सही जवाब है 19। आरबीआई ने मुद्रास्फीति की उम्मीदों का आकलन करने के लिए 19 शहरों को शामिल करते हुए सितंबर 2025 में सर्वेक्षण शुरू किया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सितंबर 2025 से संशोधित यूपीआई लेनदेन की दैनिक कुल सीमा क्या है? 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए। इसका सही जवाब है 10 लाख रुपए। एनपीसीआई ने सितंबर 2025 से यूपीआई प्रति लेनदेन सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है। सत्यापित व्यापारी लेनदेन के लिए दैनिक कुल सीमा 10 लाख तक कर सकते हैं। P2P लेनदेन की सीमा 1 लाख तक प्रतिदिन बनी रहेगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अमित शाह ने अहमदाबाद में डायल 112 के तहत कौन सी परियोजना शुरू की है? रक्षक, जंग रक्षक, सुरक्षा, साइबर रक्षक। इसका सही जवाब है जन रक्षक। देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 112 के तहत 1000 जीपीएस पीसीआर वैन के साथ जनरक्षक परियोजना का शुभारंभ हाल ही में किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 16वीं एशियाई निशानेबाज चैंपियनशिप 2025 में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? आपके ऑप्शन हैं गुरप्रीत सिंह, हर्ष गुप्ता, अमनप्रीत सिंह, अभिनव बिंद्रा। इसका सही जवाब है गुरप्रीत सिंह। गुरप्रीत सिंह ने पुरुषों की 25 मीटर पिस्तौल स्पर्धा में व्यक्तिगत स्वर्ण और अमनप्रीत ने रजत पदक जीता है। हर्ष गुप्ता के साथ भारत ने टीम स्वर्ण पदक जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों के 79 किलोग्राम वर्ग में कितने स्वर्ण पदक जीते गए हैं? किसने स्वर्ण पदक जीता है? अजय बाबू वुलारी, अडे डापो एडलेके, मोहम्मद एरी, गुरदीप सिंह। इसका सही जवाब है अजय बाबू वुल्लूरी। श्री अजय बाबू वुल्लूरी ने 90 किलोग्राम वर्ग में 335 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक हाल ही में जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। जैन वुड में आयोजित 2025 डच ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? आपके ऑप्शन हैं मैक्स वर्स्टेपन, ऑस्कर पियास्ट्री, लैंडो नॉरिस, जॉर्ज रसल। इसका सही जवाब है ऑस्कर पियास्ट्री। मैकलैरेन के ऑस्कर पियास्ट्री ने डच ग्रांड प्रिक्स में अपना दौदा बनाया अर्थात उन्होंने डच ग्रांड प्रिक्स जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? इसका ऑप्शंस आप देखेंगे तो आप स्वयं ही समझ जाएंगे। इसका आंसर बहुत आसान है। हरभजन सिंह, युवराज सिंह, सुरेश रैना, अमित मिश्रा। पहले की 3 ऑप्शंस बहुत पहले ही क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, तो इसका सही जवाब है अमित मिश्रा। 156 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले क्लासिकल लेग स्पिनर श्री अमित मिश्रा ने 25 साल बाद हाल ही में क्रिकेट से संन्यास लिया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कौन सा भारतीय शहर 2026 बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? आपके ऑप्शन हैं मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली, हैदराबाद। इसका सही जवाब है नई दिल्ली। नई दिल्ली अगस्त 2026 में
बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? भारत ने आखिरी बार 17 साल पहले 2009 में हैदराबाद में इस टूर्नामेंट की मेजबानी की थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत ने 2025-26 के लिए SSSAN के अंतर्गत अफगान छात्रों के लिए कितनी ई छात्रवृत्ति की घोषणा की है? 500, 1000, 1500, 2000। इसका सही जवाब है 1000 रुपए। भारत ने 2025-26 के लिए SSSAN के तहत अफगान नागरिकों के लिए अफगान छात्रों के लिए 1000 ई छात्रवृत्ति की घोषणा हाल ही में की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में कितने लोग मानसिक विकारों से ग्रस्त हैं? आपके ऑप्शन हैं 500 मिलियन, 700 मिलियन, 1 बिलियन, 1.5 बिलियन। इसका सही जवाब है 1 बिलियन। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करता है कि दुनिया भर में 1 अरब से ज्यादा लोग मानसिक स्वास्थ्य विकारों से ग्रस्त हैं। अवसाद और चिंता सबसे इसमें आम बात है, जिससे मानसिक बीमारी विकलांगता का दूसरा प्रमुख कारण है बन गई है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस बैंक ने स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए 4 सितंबर 2025 को DPI IIT के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शन हैं ICICI, HDFC, एक्सिस बैंक, SBI बैंक। इसका सही जवाब है ICICI। हाल ही में डिपार्टमेंट ICICI बैंक ने एक हाल ही में ICICI बैंक ने डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर इंडस्ट्री एंड इंटरनेट ट्रेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे जो इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसको बढ़ावा मिलेगा। ICICI बैंक ने एक्सलेटर एक्सेस मेंटरशिप और पायलट प्रोजेक्ट के साथ एक स्टार्टअप मैनेजमेंट एंगेजमेंट प्रोग्राम भी चलाया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस संगठन ने भारत के स्वास्थ्य सेवा नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए फाइजर लिमिटेड के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शन हैं नीति आयोग, DPIIT, ICMR, DBT। इसका सही जवाब है DPIIT। DPIIT ने स्वास्थ्य सेवा नवाचार के लिए 4 सितंबर 2025 को फाइजर लिमिटेड के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। फाइजर इनोवेशन कार्यक्रम स्टार्टअप को 60 लाख अनुदान और 18 महीने का इंक्यूबेशन प्रदान करेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। मास्टर कार्ड मूव के माध्यम से सीमा पार भुगतान बढ़ाने के लिए किस कंपनी ने मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है? आपके ऑप्शन हैं इन्फोसिस, TCS, विप्रो, HCL। इसका सही जवाब है इन्फोसिस। इन्फोसिस ने मास्टर कार्ड मूव को इन्फोसिस फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म में एकीकृत करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है। यह सहयोग बैंकों को वैश्विक धन हस्तांतरण नेटवर्क तक तेज और लागत कुशल पहुंच प्रदान करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में कौन से राज्य शीर्ष प्रदर्शनकर्ता बनकर उभरे हैं? आपके ऑप्शन हैं महाराष्ट्र, केरल, असम, त्रिपुरा। इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 ने 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 67 अंकों के आधार पर मूल्यांकन किया था। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम और त्रिपुरा अपने ऊर्जा खपत समूह में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरे हैं, जिसमें महाराष्ट्र टॉप पे है। कृषि राज्यों में 74% सौर ऊर्जा संचालित कृषि पंपों को अपनाने के साथ केरल सबसे आगे है। 24 राज्यों ने ECBC 2017 को अधिसूचित किया और 31 राज्यों ने विद्युत गतिशीलता नीतियों को अपनाया है। यह सूचकांक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है और 2070 तक भारत के शुद्ध शून्य लक्ष्य के अनुरूप है। फ्रेंड्स, आज की प्रश्नावली यही समाप्त होती है। आपको हमारी प्रश्नावली कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इस प्रश्नावली में कोई सुधार करना है तो वह भी कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिएगा तथा निवेदन है कि इस प्रश्नावली को अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा
ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद। जय माता दी, जय भारत।